हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 केमिस्ट्री। लास्ट टाइम पे मैंने आपको बताया था इमल्शन। एंड व्हाट इज़ इमल्शन? इमल्शन वो जिसमें डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम दोनों लिक्विड होते हैं। ठीक है, जैसे आपका मिल्क में जो आपका फ़ैट है और वाटर दोनों एक दूसरे में मिक्स हैं, यानी कि दोनों कैसे हैं, लिक्विड फॉर्म में हैं। तो दीज आर इमल्शंस। आपकी जितनी आप क्रीम यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो लोशन क्रीम हो चाहे टूथपेस्ट वाली क्रीम हो, दीज आर द इमल्शन। यहाँ पर अब आज हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ इमल्शन। प्रिपरेशन ऑफ इमल्शन, इमल्शन को हम कैसे बनाते हैं। वैसे नॉर्मली हम अगर सिंपल इमल्शन बनाते हैं तो हम दो लिक्विड को आपस में अगर मिला दें, जो होमोलाइज़र होते हैं, अगर दोनों लिक्विड को हम मिला देते हैं तो वो इमल्शन बन जाते हैं। बट कुछ ऐसे इमल्शन होते हैं कि दोनों लिक्विड को मिलाने के बाद वो स्टेबल फॉर्म में नहीं रह पाते, यानी कि अगर उनको थोड़ी देर के लिए रख दिया जाए तो वो दोनों लिक्विड अलग अलग हो जाते हैं। तो ऐसे इमल्शन को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, टू फॉर्म अ स्टेबल इमल्शन, उस इमल्शन को स्टेबल करने के लिए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सर्टेन अदर सब्सटेंसेस आर एडेड टू ड्यूरिंग दिस प्रिपरेशन। जब उन इमल्शन को हम बनाएंगे तो उसमें कुछ ऐसा स्मॉल क्वांटिटी में कुछ ऐसे सब्सटेंस डाले जाते हैं जो उस इमल्शन की स्टेबिलिटी को बढ़ा देते हैं। The substance which are added to stabilize the emulsion are called emulsifier और emulsifying agent। ऐसे substance which are added, जिनको ऐड करने पर emulsion की stability बढ़ जाती है या stabilize हो जाते हैं, are called emulsifier और emulsifying agent। For example gum, soap of different form, सोप की डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, जिलेटिन एंड एल्बुम एक्सेट्रा। दीज आर द इमल्सिफाइंग एजेंट। एंड इमल्सिफायर इज़ टू रिड्यूस द इंटरफेशियल टेंशन बिटवीन द टू लिक्विड फॉर्मिंग द इमल्शन। अब ये इमल्सिफायर या इमल्सिफाइंग एजेंट करते क्या हैं, अगर इनको दो इमल्शन में डाला जाता है तो दो लिक्विड के बीच में जो इंटरफेशियल टेंशन है उसको ये क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। रिड्यूस द इंटरफेशियल टेंशन बिटवीन द टू लिक्विड फॉर्मिंग द इमल्शन। उन दोनों जो इमल्शन बना रहे हैं दो लिक्विड, उनके बीच में एक इंटरफेशियल टेंशन होता है जो उनको मिक्स होने से रोकता है। तो उसको उनके बीच में ये क्या बना लेता है, एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है, जिससे ये दोनों को मर्ज कर देता है और वो जो इमल्शन होता है वो हमारा स्टेबलाइज हो जाता है। इट फॉर्म्स अ प्रोटेक्टिव लेयर अराउंड द मॉलिक्यूल डिस्पर्स इन लिक्विड। उस मॉलिक्यूल के चारों ओर एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है जो कि लिक्विड में डिस्पर्स होती है। एक डिस्पर्स फेज होती है और डिस्पर्जन मीडियम होती है। तो ये डिस्पर्स फेज के चारों मॉलिक्यूल के चारों ओर प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है जो कि उस डिस्पर्जन मीडियम में डिस्पर्स्ड हो जाती है। नेक्स्ट है इमल्शन। नॉर्मली हम इमल्शन की अगर प्रिपरेशन देखें तो क्या हमें चाहिए, एक डिस्पर्जन मीडियम, दोनों लिक्विड होंगे, डिस्पर्जन मीडियम, डिस्पर्जन फेस और इमल्सिफाइंग एजेंट। इट इज़ यू एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव लेयर, इट एक्ट एज अ स्टेबलाइजिंग एजेंट। तो इमल्शन के लिए हमें तीन चीज़ें, इमल्सिफाइंग एजेंट इन ए स्मॉल अमाउंट एंड डिस्पर्जन मीडियम एंड डिस्पर्जन फेस। केसीन इन मिल्क, मिल्क के केस में जो केसीन होता है, लायोफोबिक कोलॉइड प्रेजेंट इन मिल्क, मिल्क में प्रेजेंट होता है केसीन। एक्ट एज एन, मिल्क में ये कैसे एक्ट करता है, इमल्सिफाइंग एजेंट की तरह, क्योंकि उसमें मिल्क में हमारा फैट है, एक डिस्पर्स फेस है और वाटर है, डिस्पर्जन मीडियम। तो एजेंट क्या करता है, ये इमल्सिफाइंग एजेंट केसीन इन दोनों के बीच में प्रोटेक्टिव लेयर, फैट के चारों ओर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है जो कि उसे डिस्पर्स्ड होने में, वाटर में डिस्पर्स होने में हेल्प करती है। एज इट हेल्प द प्रोटेक्टिव लेयर अराउंड फैट मॉलिक्यूल डिस्पर्स इन वाटर। नेक्स्ट है डी इमल्सिफिकेशन। एंड व्हाट इज़ डी इमल्सी, नाम से आपको पता चल रहा होगा डी इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन में क्या होता है, दो लिक्विड मिक्स हो रहे थे तब हमारा इमल्शन बन रहा था। और डी इमल्सिफिकेशन में मतलब उनका डिकम्पोजिशन होना, इमल्शन तो हमारा बन गया, अब उनको डिकम्पोज करना, यानी कि पहले जैसी कंडीशन में, ओरिजिनल स्टेट में आना उन दोनों लिक्विड का। तो इट इज़ द अपोजिट ऑफ द इमल्शन, इमल्शन प्रोसेस का ये अपोजिट हो जाएगा। तो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डीकम्पोजिंग एन इमल्शन बैक इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट लिक्विड, कि एक प्रोसेस होती है इमल्शन को डिकम्पोज करने की, जिसमें वो अपने ओरिजिनल यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। द डीमल्सिफिकेशन कैन बी डन बाय सेंट्रीफ्यूगेशन, फिल्टरेशन, कूलिंग, हीटिंग। बहुत डिफरेंट मेथड होते हैं डीमल्सिफिकेशन के लिए, ताकि हमें वो दो ओरिजिनल लिक्विड फॉर्म में वो आ जाए अपने कॉन्स्टिट्यूएंट फॉर्म में, बाय सेंट्रीफ्यूगेशन, फिल्टरेशन, कूलिंग, हीटिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल क्रीम फ्रॉम मिल्क इज़ सेपरेटेड बाय सेंट्रीफ्यूगेशन। आपके घर में अगर मम्मी वगैरह आपके मट्ठा निकालती हैं तो मट्ठा जब मथते हैं तो मथने की जो प्रोसेस होती है, दिस इज़ द सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस। उस सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस के बाद आपका जो क्रीम निकलता है, आपने देखा होगा चिपक जाता है, ऑयली सी, वो क्या होता है, आपका क्रीम निकल रहा है कैसे, बाय कौन सी प्रोसेस से, सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड से।
तो दिस इज़ द डीमल्सिफिकेशन. एंड फैट कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम मिल्क बाय कूलिंग इफ़ इन द रेफ्रिजरेटर. अगर आप दूध को गर्म कर दीजिए और उसके बाद रेफ्रिजरेटर या बाहर ऐसे ही रख दिए जो ठंडा होने के लिए, तो उसके बाद उसके ऊपर एक लेयर जम जाती है. दिस इज़ द वो जिसका आप मलाई बोलते हो, दिस इज़ द फैट. तो फैट उसमें से रिमूव हो रहा है, किसमें से, मिल्क में से. तो वो भी तो क्या है, दो हमें अलग अलग, एक फ़ैट और अपना हमारा जो मिल्क है वो अलग अलग मिल रहा है. तो डीइमल्सिफिकेशन ऑफ द इमल्शन, वो भी एक डीइमल्सिफिकेशन का ही एग्जांपल है. नेक्स्ट हमारा, अभी हमने इमल्शन पढ़ा, नेक्स्ट है जेल. एंड व्हाट इज़ जेल. जब मैंने आपको क्लासिफिकेशन पढ़ाया था कोलॉइड्स का, तो उसमें ऊपर फिजिकल स्टेट के बेस पे क्लासिफिकेशन जो कराया था उसमें बताया था जब डिस्पर्स फेज लिक्विड और डिस्पर्जन मीडियम सॉलिड हो तो हमारा जेल बनता है. ठीक है, तो वही है ये जेल. अ जेल इज़ अ कोलाइडल, ये भी एक कोलाइडल सिस्टम या एक कोलाइडल सोल्यूशन ही है. इन विच अ लिक्विड, जिसमें लिक्विड इज़ डिस्पर्स्ड होता है, किसमें, इन अ सॉलिड. लिक्विड जो है वो सॉलिड में डिस्पर्स होता है. इसका मतलब क्या है, लिक्विड है डिस्पर्स फेस और सॉलिड है डिस्पर्जन मीडियम. यानी लिक्विड है कम अमाउंट में और सॉलिड है ग्रेटर अमाउंट में. अंडर सर्टेन कंडीशन, कुछ कंडीशन में इनको बनाया जाता है. दिस इज़ कॉल्ड द जेल. फॉर एग्जाम्पल जिलेटिन एंड चीज़. चीज़ सबने देखा है, तो उसमें हमारा ज़्यादा अमाउंट में क्या रहता है, सॉलिड पार्ट यानी मिल्क पार्ट, और लिक्विड जो है वो कम अमाउंट में रहता है चीज़ में. फॉर टाइप्स ऑफ जेल, टू टाइप्स ऑफ जेल्स होते हैं, इलास्टिक जेल एंड नॉन इलास्टिक जेल. व्हाट इज़ इलास्टिक जेल. इलास्टिक जेल नाम से आपको पता चल रहा होगा कि दीज आर द जेल विच पजेजेज द प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी, जिसमें इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी हो, मतलब वो शेप कन्वर्ट कर सकता हो, चेंज कर सकता हो शेप, लाइक जिलेटिन एंड अगर. इन अपोजिट, दिस इलास्टिक का जो अपोजिट होगा नॉन इलास्टिक जेल, वो जेल, दीज आर द जेल विच आर रिजिड होंगे एंड डू नॉट हैव द प्रॉपर्टी ऑफ द इलास्टिसिटी. इलास्टिसिटी की उसमें प्रॉपर्टी नहीं होगी, इसका मतलब वो रिजिड होंगे, अपनी शेप चेंज नहीं कर सकते. तो फॉर एग्जांपल सिलिका जेल, इसका सिलिका जेल एग्जांपल है जो कि इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी को शो नहीं करता है. तो ये जेल था. नेक्स्ट है हमारा टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ कोलॉइड. अभी तक हमने जितने भी कोलॉइडल सोल्यूशन पढ़े उनका क्या क्या एप्लीकेशन है हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में. फर्स्ट है इलेक्ट्रिकल प्रेसिपिटेशन ऑफ स्मोक. वैसे इसे पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि हमने कोलाइडल सोल्यूशन हमारे आसपास कैसे देखने को मिलता है. फर्स्टली जैसे ब्लू कलर ऑफ द स्काई एंड सी, हमारे जो स्काई का ब्लू कलर है, मैंने आपको टिंडल इफेक्ट पढ़ाया था. टिंडल इफेक्ट क्या करता है, टिंडल इफेक्ट केवल कोलाइडल सोल्यूशन ही शो करते हैं, नॉट ट्रू सोल्यूशन. तो जो हमारा डर्ट पार्टिकल है यानी कि एटमॉस्फेयर, वो क्या है, एक कोलाइडल सिस्टम है, क्योंकि उसमें डस्ट पार्टिकल है. वो डस्ट पार्टिकल जो सन से रेज आ रही हैं उसको उस रेज को, वो भी एक लाइट है, तो उसको वो स्कैटर करती हैं. उस स्कैटर करने की कंडीशन में केवल वो ब्लू लाइन को इतना स्कैटर कर देती हैं, इसलिए हमें स्काई का कलर कैसा दिखता है, ब्लू कलर. तो ब्लू कलर ऑफ द स्काई इज़ ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाई कोलॉइडल डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट इन द एयर. जो कि एयर में प्रेजेंट होते हैं, वो डस्ट पार्टिकल उस लाइट को स्कैटर कर देते हैं. दिस इज़ कॉल्ड द टिंडल इफेक्ट. एंड दीज डस्ट पार्टिकल अलॉन्ग विथ वाटर सस्पेंडेड इन वाटर, अगर ये वाटर में सस्पेंडेड हो तो ब्लू लाइट ही हमें हमारी आंखों तक पहुंच पाती है. एंड देयर फॉर स्काई लुक्स लाइक अ ब्लू. जैसे कि आप फॉग देखते हैं, रेन होती है, मिस्ट होती, मॉइस्चर है हमारे पूरे एटमॉस्फेयर में. दिस इज़ द सारा का सारा कोलॉइड ही है. व्हेन अ लार्ज मास ऑफ एयर कंटेनिंग डस्ट पार्टिकल, अगर हमारे एयर में डस्ट पार्टिकल बहुत ज़्यादा है तो इस कूल, जब वो ठंडी हो जाती है, ब्लू एट ड्यू पॉइंट, एक पॉइंट के बाद, तो मॉइस्चर जो होता है हमारे एयर में प्रेजेंट वो कंडेंस हो जाता है सरफेस पर. ठीक है, तो वही ये जो सरफेस पर मॉइस्चर का कंडेंस होना ही ड्रॉपलेट बन जाता है, फिर उसी की वजह से बारिश आती है. तो पूरा का पूरा हमारे चारों ओर क्या है, कोलाइडल सिस्टम ही है. फूड आर्टिकल्स होते हैं, सॉइल्स होती है, सॉइल भी फूड का कोलाइडल सोल्यूशन का एग्जांपल है. फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा जो है आपके, वो भी कोलाइडल सोल्यूशन के एग्जांपल है. पेंट्स जो आप यूज़ करते हैं, आपके घर में लगाते हैं पेंट, सेलुलोज गम्स, ग्लूज, सोप, साबुन, डिटर्जेंट, दीज आर ऑल्सो कोलाइडल सोल्यूशन. एंड ब्लड, जो आपका ब्लड, ह्यूमन बींग्स में ब्लड होता है, वो भी क्या है, एक कोलाइडल सोल्यूशन का ही एग्जांपल है. इसके बाद हम आता है एप्लीकेशन ऑफ कोलॉइड. एप्लीकेशन ऑफ कोलाइड का क्या एप्लीकेशन है हमारी लाइफ में. एंड फर्स्ट इज़ इलेक्ट्रिकल प्रेसिपिटेशन ऑफ स्मोक. स्मोक यानी कि धुआं. ठीक है, इन बिग सिटीज़, बड़ी बड़ी सिटीज़ में बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ भी होती हैं, और फैक्ट्रीज़ में लगातार काम भी होता है, सुबह शाम दिन रात बराबर काम होता है.
एंड द स्मोक कमिंग ऑफ द, जो भी चिमनियों से, इन फैक्ट्री से जो धुआं निकलता है, स्मोक निकलता है, द स्मोक कमिंग आउट फ्रॉम द चिमनीज कंटेन अ लॉट ऑफ अनबर्नड कार्बन पार्टिकल्स। और ये जो चिमनियों से हमारा स्मोक निकलता है, इसमें क्या होता है, अनबर्नड कार्बन पार्टिकल, मतलब जो जलता नहीं है, डैमेज नहीं हो पाता, वो कार्बन पार्टिकल हमारे एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं। एंड दीज आर क्वाइट इंजरियस टू हेल्थ, हमारी हेल्थ के लिए वो इंजरियस हैं। क्या करना चाहिए अगर हमें इसको हटाना है, टू हैव टू बी प्रिसिपिटेटेड, इसको हमें प्रिसिपिटेट करना पड़ेगा फ्रॉम द स्मोक, उस स्मोक से जो धुआं निकल रहा है चिमनियों से, फैक्ट्री से, उसे हमें कार्बन फ्री करना पड़ेगा, कार्बन पार्टिकल फ्री। तो कैसे करना पड़ेगा, उसे प्रिसिपिटेट करके। ये जो स्मोक है, ये भी कोलाइडल सोल्यूशन का ही एग्जांपल है। जैसे हम कोगुलेट करते थे कोलाइडल सोल्यूशन को, यहाँ पर भी हम सेम वैसे ही करेंगे। दिस इज़ द प्रिसिपिटेशन प्रोसेस। द कार्बन पार्टिकल आर चार्ज इन नेचर, जो कार्बन पार्टिकल है वो चार्ज इन नेचर में चार्ज की तरह है। एंड इज़ न्यूट्रलाइज, उसे हम न्यूट्रलाइज कैसे करेंगे, उस चिमनी में जहाँ से धुआं निकलता है, ब्रिंगिंग दम इन कॉन्टेक्ट विद द अपोजिटली चार्ज मेटल प्लेट, उस कार्बन पार्टिकल की अपोजिटली चार्ज मेटल प्लेट चिमनी में लगा देंगे। फिर जैसे ही स्मोक निकलेगा, उसमें से जो कार्बन पार्टिकल होंगे वो सस्पेंड हो जाएंगे, प्रिसिपिटेट हो जाएंगे ऑन द मेटल सरफेस, मेटल की सरफेस पर, क्योंकि मेटल सरफेस भी चार्ज हो गई है और कार्बन पार्टिकल भी चार्ज पार्टिकल। तो कार्बन पार्टिकल जिस चार्ज फॉर्म में होंगे, उसका अपोजिट चार्ज मेटल हमें यूज़ करना है। तो पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव होगा, नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट होंगे और वो उस पर सस्पेंड हो जाएंगे, प्रिसिपिटेट फॉर्म में आ जाएंगे, जिससे हमारा जो स्मोक होगा वो फ्री फ्रॉम द कार्बन पार्टिकल्स निकलेगा। दस दे गेट प्रिसिपिटेट एंड द स्मोक कमिंग आउट फ्रॉम द चिमनीज फ्री फ्रॉम द डस्ट एंड द कार्बन पार्टिकल। नेक्स्ट है सेकेंड, सीवेज डिस्पोजल। सीवेज डिस्पोजल आपने देखा ही होगा, घरों से गंदा पानी जो निकलता है, सीवेज का पानी, उसमें बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। तो दिस इज़ ऑल्सो अ कोलाइडल सोल्यूशन, एक कोलाइडल ही है, वो भी कोलॉइड्स हैं। तब कोलॉइड्स को हम कोगुलेट कैसे करें, अलग अलग कैसे करें वाटर से, तो उसके लिए भी हमें यही कोगुलेशन, जो अभी मैंने आपको मेथड बताया, इलेक्ट्रॉनिक मेथड, इलेक्ट्रिकल मेथड, वही यहाँ पे करा जाता है। तो सीवेज का जो पानी होता है, दिस इज़ ऑल्सो चार्ज इन नेचर, चार्ज पार्टिकल्स होते हैं उसमें भी। उन चार्ज पार्टिकल्स को बड़े बड़े टैंकों में डाला जाता है, ठीक है। टैंकों में डालने के बाद दोनों टैंक के दोनों साइड से उसे मेटल इलेक्ट्रोड से जोड़ दिया जाता है। अब कैसे इलेक्ट्रोड से जोड़ेंगे, जैसा चार्ज उन सीवेज के पार्टिकल्स में होगा, उसका अपोजिट चार्ज हमें मेटल के इलेक्ट्रोड्स में रखना है। तो फिर क्या होगा, आपको पता है सीवेज में जो अपोजिट चार्ज पार्टिकल अपने अपने इलेक्ट्रोड की तरफ भागेंगे। अगर नेगेटिव जो पार्टिकल्स होंगे सीवेज में, वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, और जो पॉजिटिव सीवेज के पार्टिकल होंगे नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ शिफ्ट होंगे। तो माइग्रेशन होगा, उससे हमारा जो होगा कोगुलेशन यानी कि प्रिसिपिटेशन हो जाएगा, और हमारा वाटर एंड सीवेज जो डिस्पोजल है वो अलग हो जाएगा। थर्ड है प्योरीफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। ड्रिंकिंग वाटर जो हमारा मिलता है नेचर में, दिस इज़ नॉट प्योर फॉर्म में नहीं होता, उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं। लिखा है द वाटर कमिंग फ्रॉम द नेचुरल सोर्सेज ऑफ ऑफन contain suspended impurities and the drinking water can be purified। हम इस ड्रिंकिंग वाटर को कैसे प्योरीफाइड करेंगे, बाय द प्रिसिपिटेशन ऑफ द सस्पेंडेड कोलाइडल पार्टिकल। इन सस्पेंडेड कोलाइडल पार्टिकल को इनका प्रिसिपिटेशन करके, फॉर दिस पर्पस, इस पर्पस के लिए, प्योरीफिकेशन के लिए हम स्मॉल अमाउंट में यूज़ करते हैं एलम। एलम का फार्मूला होता है K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस 24H2O, यानी वाटर मॉलिक्यूल 24 होते हैं इसमें, इज़ एडेड। दिस इज़ द क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस। इसको हम यूज़ करते हैं एलम को प्योरीफिकेशन, वाटर की प्योरीफिकेशन के लिए। फोर्थ है कोलॉइडल मेडिसिन्स। कोलाइडल सोल्यूशन आर ऑल्सो यूज इन द मेडिकल इंडस्ट्री या मेडिसिनल या फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन इमल्शन, बहुत सारे इमल्शन के फॉर्म में भी आते हैं। अ फ्यू इम्पॉर्टेंट मेडिसिन्स आर कोलाइडल गोल्ड, मैग्नीज, सल्फर, एंटीमनी। ये जो कोलाइडल गोल्ड है, कोलाइडल मैग्नीज है, कोलाइडल सल्फर, एंटीमनी यूज इन द मेडिसिनल पर्पस। फॉर एग्जाम्पल है आरजी रोल। आरजी रोल इज़ द सिल्वर सोल है। दिस इज़ ऑल्सो अ कोलाइडल सोल्यूशन यूज्ड एज एन आई लोशन। आई लोशन के लिए इसको यूज़ किया जाता है आरजी रोल। सेकेंड कोलॉइडल एंटीमनी। कोलॉइडल एंटीमनी इज़ यूज फॉर द क्योरिंग डिजीज़ काला आजार। काला आजार इज़ अ टाइप ऑफ द फीवर, हाई फीवर। कोलॉइडल एंटीमनी इट इज़ अ कोलाइडल सोल्यूशन यूज़ किया जाता है काला आजार के लिए। एंड थर्ड इज़ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। We also know that milk of magnesia are used in the
ट्रीटमेंट ऑफ एसिडिटी, एसिडिटी के ट्रीटमेंट के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यूज़ किया था। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है क्या? एन इमल्शन है, एक इमल्शन है, कोलाइडल सोल्यूशन है ये भी, इज़ यूज फॉर द स्टमक डिसऑर्डर। एंड फोर्थ वन इज़ द FeCl3 फेरिक क्लोराइड इज़ क्वाइट इफेक्टिव टू स्टॉप ब्लीडिंग फ्रॉम अ माइनर कट। FeCl3 अगर आपका कहीं पर छोटा सा कट गया है तो ये क्वाइट इफेक्टिव होता है किसके लिए? ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए। कोगुलेट हो जाता है, कोगुलेट करके वो ब्लड को वहीं रोक देता है। बट ये केवल माइनर कट के लिए, ज़्यादा बड़ा कट लग गया तब ये इफेक्टिव नहीं होता है। एंड फिफ्थ वन इज़ द टैनिंग। टैनिंग में भी कोलाइडल सोल्यूशन का यूज़ है। एनिमल हाइड्स आर कोलाइडल इन नेचर। एनिमल जो हाइड्स होते हैं कैसे होते हैं? कोलाइडल होता है नेचर में। एंड है पॉजिटिवली चार्ज। टैनिन जो होती है जो कि हमें प्लांट से मिलती है, कंटेन नेगेटिवली चार्ज होती है, वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं। जो एनिमल हाइड्स होती है पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, और टैनिन जो कि प्लांट से मिलता है नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल चार्ज होती है। व्हेन एनिमल हाइड्स आर सोक्ड इन टैनिन, देयर म्यूचुअल कोगुलेशन टेक्स प्लेस, रिजल्ट इन हार्डनिंग ऑफ लेदर। जो प्रोसेस होती है हार्डनिंग ऑफ लेदर, उसी को हम बोलते हैं टैनिंग। ठीक है, इसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो ये भी एक कोलाइडल सोल्यूशन है जिससे हम इसको बनाते हैं। टैनिंग के प्रोसेस के लेदर जो हम बनाते हैं वो कोलाइडल सोल्यूशन ही है। 6 वन इज़ इन डिसइंफेक्टेंट्स। डिसइंफेक्टेंट क्या हुए? डेटॉल एंड लाइजॉल गिव इमल्शन ऑफ द ऑयल इन वाटर व्हेन मिक्सड विद वाटर। और डेटॉल एंड लाइजॉल को अगर हम वाटर के साथ मिक्स कर दें तो वो इमल्शन देते हैं। किस टाइप का इमल्शन देते हैं? ऑयल इन वाटर टाइप का। ऑयल इन वाटर मतलब ऑयल है ज़्यादा अमाउंट में और वाटर है ज़्यादा अमाउंट में, ऑयल है कम अमाउंट में। तो डेटॉल हम कम अमाउंट में लेते हैं, वाटर ज़्यादा अमाउंट में, तो कैसा हो गया? ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन हो गया। तो इसको हम कैसे यूज़ करते हैं? डिसइंफेक्टेंट, यानी कि इन्फेक्शन ना हो जाए, कहीं चोट लग जाती है आपके तो कहीं इन्फेक्शन ना हो जाए तो हम क्या लगा देते हैं? डेटॉल लगा देते हैं या लाइजॉल लगा देते हैं। तो इसको हम यूज़ करते हैं डिसइंफेक्टेंट की तरह। और भी बहुत सारे कोलाइड्स के यूज़ हैं। रबर इंडस्ट्री में कैसे यूज़ होता है? लेटेक्स जो होता है, रबर हमारा किससे मिलता है? लेटेक्स से। तो लेटेक्स इज़ अ कोलाइडल सोल्यूशन ऑफ नेगेटिवली चार्ज होता है ये लेटेक्स, कोलाइडल रबर पार्टिकल। रबर कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम लेटेक्स बाय कोगुलेशन प्रोसेस के थ्रू रबर हमें लेटेक्स से मिल जाता है। एंड मेटलर्जिकल ऑपरेशन में भी कोलाइडल्स का यूज़ है। इमल्शन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द इंडस्ट्रीज। मेटल ओर जो होते हैं आर कंसनट्रेटेड बाय फ्लोटेशन प्रोसेस। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। ये जो चैप्टर 5 है सरफेस केमिस्ट्री ऑलमोस्ट ये कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट टर्न से हम 6 चैप्टर लेंगे। मेटलर्जी में आपका मेटल और ओर्स और मिनरल्स के बारे में है। इसमें से आपको कोई भी डाउट हो 5th चैप्टर में से सरफेस केमिस्ट्री में तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।